स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 35 बनाने जा रहे हैं। 35 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन। जो परागण है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। मैंने आपको बताया था परागण होता क्या है, कि जो नर युग्मक होते हैं परागकण कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प के पराग कोश के अंदर। ठीक है, जब पराग कोश का क्या होता है, स्फुटन, तो परागकण कहाँ आ जाते हैं, बाहर। तब ये परागकण जो होते हैं वो किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है, या जो है किसी भी माध्यम के द्वारा परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र, जो कि मादा जननांग होता है, उसका एक भाग होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो कहलाती है क्रिया परागण, जिसमें हमने 2 टाइप डिस्कस करे थे, स्वपरागण और परपरागण। मैंने आपको बताया था इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से इनको लर्न कर सकते हैं। देखिए, परागण 2 प्रकार का बताया था मैंने आपको, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, स्वपरागण के एग्जाम्पल्स जैसे कनकोआ है, पीली कटेली, मटर, सदाबहार, गुलब्बास। हालांकि हमने स्वपरागण के 2 प्रकार पढ़े थे, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। स्वयुग्मन का मतलब होता है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, और सजात पुष्पी का मतलब होता है एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण किसी उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चल जाए। मीन्स पौधा तो एक ही है, लेकिन मान लीजिए कि ये पुष्प है, कि ये पुष्प है, तो इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो सजात पुष्पी है, क्योंकि पौधा एक ही है। ठीक है, और अगर इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो स्वयुग्मन कहलाता है। ठीक है, स्वपरागण के एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है परपरागण। परपरागण में 2 अलग अलग पौधे हैं। एक पौधे के एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले गए तो परपरागण में माध्यम अगर वायु है तो वायु परागण, जैसे मक्के में वायु परागण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है जंतु परागण, जंतुओं की सहायता से होता है तो जंतु परागण। तीसरा, यदि जल की सहायता से होता है तो जल परागण। चौथा, मानव द्वारा होता है तो कृत्रिम परागण कहलाता है। अब जंतुओं में कईयों की सहायता से होता है, जैसे अधिकतम जंतु परागण जो है वो कीटों की सहायता से होता है। परपरागण की जो अधिकतम प्रक्रिया है वो कीटों की सहायता से ही संपन्न होती है, जैसे साल्विया में, मटर में और अंजीर में। पक्षी की सहायता से संपन्न होती है, बिग्नोनिया में, सेमल में, पलास में, स्ट्रेलिजिया में, इनमें पक्षी की सहायता से होती है। घोंगे की सहायता से किस में होती है, घोंगा मीन्स स्नेल, पायला। जमीकंद और सर्प पादप जो होता है उनमें। चमगादड़ की सहायता से कचनार और कदम्ब में होता है। गिलहरी की सहायता से गुलमोहर और सेमल में होता है। तो ये चार्ट आई होप आपको हेल्प करेगा इसकी सहायता से, और आप स्वयं भी ऐसे चार्ट बना सकते हैं याद करने के लिए विभिन्न टॉपिक्स को। अब हमारा जो परपरागण है वो कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो के अंदर। मैंने तो खाली एक चार्ट डिस्कस कर लिया एक बार चार्ट के थ्रू आपसे। नेक्स्ट है निषेचन क्या होता है। आपको पता है कि जब नर के अंदर तो क्या बन गया, परागकण, जो कि एक परागकण के अंदर क्या है, नर युग्मक है, और मादा के अंदर जो अंडाशय होता है उसमें अंडकोशिका मादा युग्मक होती है। ठीक है, तो नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है। नर युग्मक भी अगुणित होते हैं, मादा युग्मक भी अगुणित होते हैं। दोनों अगुणित युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित क्या बनता है, युग्मनज बनता है। द्विगुणित युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन। सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने ही जो लीलियम पादप है उसके अंदर निषेचन के बारे में अध्ययन किया था। सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने जो लीलियम पादप था उसके अंदर ही निषेचन का क्या किया था, अध्ययन करा था। परागकणों का अंकुरण और परागनलिका का विकास। ठीक है, क्या होता है कि परागकण जो है वो परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब बहुत सारे परागकण पहुंच जाते हैं, एक से अधिक वर्तिकाग्र जो है वो विकसित होती है, लेकिन एक ही वर्तिका जो होती है वो ज़्यादातर पादपों के अंदर एक ही वर्तिका जो होती है वो बीजांड तक पहुंचती है। तो जब परागण की क्रिया के द्वारा परागकण कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वर्तिका पर कुछ शक्करीय तरल पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषण करके उनमें परागनलिका का जो अंकुरण है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है।
अब आपको पता है कि परागकण जो होते हैं उसमें दो आवरण होते हैं, एक तो बाह्य चोल होती है, ठीक है, और एक अंतःचोल होती है। बाह्य चोल के बाद जो अंतःचोल होती है उससे पराग नलिका का विकास होता है, और वो ये बीजांड द्वार जो होता है यहाँ से पराग नलिका बाहर निकलती है ना, इसे जनन छिद्र कह देते हैं। तो इस जनन छिद्र से पराग नलिका जो होती है वो अंतःचोल से निर्मित होती है, और इस जनन छिद्र के द्वारा कहाँ निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। अगर एक ही पराग नलिका का विकास हो तो एक नली की है, कई पौधों में एक से अधिक पराग नली भी बन जाती है, तो वो जैसे मालवेसी और कुकुरबिटेसी के अंदर, ठीक है, ककड़ी खीरा वाली कुकुरबिटेसी और मालवेसी जो क्या बोलते हैं भिंडी वाली जो होती है वो मालवेसी फैमिली है, ठीक है। तो अगर एक से अधिक हो तो बहुनली की हो सकता है या एक नली की हो सकता है। अब पराग नलिका जो है उसका अंकुरण तो हो गया, अब पराग नलिका जो है वो वर्तिका में वृद्धि कैसे करती है, ठीक है। पराग नलिका क्योंकि वर्तिकाग्र के बाद जो नीचे वाला भाग है वो वर्तिका है और नीचे फूला हुआ अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड है। तो ये जो पराग नलिका है वो इस वर्तिका में वृद्धि कैसे करती है। एक तो ये जो पराग नलिका होती है वो कुछ पादपों में तो कैसी होती है, खोखली होती है और श्लेष्मा भरा हुआ होता है। तो जो श्लेष्मा होता है वो उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है, और पराग नलिका जो है वो उसकी वृद्धि हो जाती है। ऐसा तो किसमें देखने को मिलता है, लीलियम और राइबोस पादप जो है उनके अंदर। वापस सुनना, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, यहाँ पराग कण से पराग नलिका विकसित हो गई, ये पराग नलिका इसके अंदर वृद्धि करती हुई बीजांड तक पहुँचेगी। तो पहला जो तरीका है उसमें क्या होता है, ये खोखली होती है, मान लीजिए खोखली होती है और इसमें श्लेष्मा भरा होता है। तो ये जो श्लेष्मा है वो इसको पराग नलिका की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, कहाँ तक पहुँचने के लिए, बीजांड तक पहुँचने के लिए। और उदाहरण क्या है, लीलियम और राइबोस, ठीक है। अधिकांश पौधों में लेकिन ये वर्तिका जो होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है और बंद होती है, ठीक है। अब पराग नलिका कैसे बढ़ेगी आगे फिर, तो इसके अंदर एक पैक्टिनेज एंजाइम होता है, ये वर्तिका के जो केंद्रीय ऊतक हैं उनको क्या करेगा, पैक्टिनेज एंजाइम नष्ट करेगा और पराग नलिका के लिए क्या उपलब्ध कराएगा, एक मार्ग उपलब्ध कराएगा, ठीक है। जहाँ से होती हुई पराग नलिका जो है केंद्र में एक मार्ग बन जाता है और मार्ग से होती हुई कहाँ तक पहुँचती है, बीजांड तक पहुँचती है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो कोशिकाएं जो होती हैं उनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, उन अंतराकोशिकीय स्थानों से होती हुई पराग नलिका कहाँ पहुँचती है, बीजांड तक पहुँचती है। तो ये तीन तरीके हैं पराग नली के वर्तिका में वृद्धि के। वर्तिकाग्र पर तो अंकुरित होती है और वर्तिका में वृद्धि करती है। तो पहला तरीका तो खोखली है और श्लेष्मा जो होता है वो प्रेरित करता है, दूसरा जो होता है वो बंद होती है लेकिन पैक्टिनेज एंजाइम मार्ग बनाता है, और तीसरा अंतराकोशिकीय अवकाशों से होती हुई। अच्छा, ये जो है वो रसायनोत्प्रेरित भी होती है, यानी वर्तिका कुछ रसायन स्रावित करती है और उस रसायन जो होते हैं वो पराग नलिका को बीजांड की ओर वृद्धि करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक है, तीन तरीके मैंने बताए थे आपको, एक खोखली होती है और यहाँ से जो है लीलियम के अंदर आई उसमें तो खोखली होती है बढ़ती है, दूसरी पैक बताई जो अधिकांश में होती है, तीसरे में बताया अंतराकोशिकीय अवकाशों से जो आइनोथोरा और पिटूनिया में होती है, ठीक है। पराग नलिका की जो वृद्धि होती है एक पर्टिकुलर दिशा में होती है, अंडाशय और ये बीजांड है, तो बीजांड की ओर होती है, और ये रसायन कुछ रसायन वर्तिका द्वारा स्रावित होते हैं, ये रसायन जो होते हैं इसको प्रेरित करते हैं एक फिक्स दिशा में, एक ही दिशा में वृद्धि करने के लिए, इसलिए इसे हम इस रसायनोत्प्रेरित भी कहते हैं। और ये किस प्रकार की गति करती है पराग नलिका, रसायन अनुवर्ती गति, क्योंकि रसायन की सहायता से ये बीजांड की ओर गति कर रही है, इसलिए रसायन अनुवर्ती गति। चित्र से वापस समझेंगे, देख लीजिए, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये नलिकाकार क्या है, वर्तिका, ये नीचे फूला हुआ क्या है, अंडाशय है, ये पराग कण यहाँ अंकुरित होते हुए कि पराग नलिका आगे बढ़ रही है, ये पराग नलिका कहाँ तक पहुँच रही है, बीजांड, ये क्या है, बीजांड, बीजांड के क्या है, अध्यावरण है, यहाँ 3 कोशिका में से 2 तो सहायक और एक अंड कोशिका है, ठीक है। अंड कोशिका मादा युग्मक है, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक है और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ये बीजांड के अंदर भ्रूण कोश की संरचना है जिसको अपन पुराने वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। भाई पराग नलिका यहाँ तक तो आ गई,
लेकिन सभी में बीजांड से होती भी ही अंदर नहीं जाती है परागनलिका। अधिकांश पादपों में बीजांड से होती भी जाती है, तो कुछ पादपों में निभाग से होकर और अध्यावरण से होकर भी जाती है। इस प्रकार परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है। अधिकांश पादपों में तो कहाँ से होता है? बीजांड द्वार की ओर से। ठीक है, कहाँ से हो रहा है? बीजांड द्वार की ओर से। कुछ पादपों में, क्योंकि ये भाग आपको ध्यान होगा, मैंने बीजांड का स्ट्रक्चर आपको समझाया था, तो ये निभाग होता है यहाँ पर, है ना। बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत पीछे क्या होता है? निभाग। तो अगर निभाग वाले भाग से होती हुई बीजांड परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो निभागी प्रवेश कहलाती है। कौन सा प्रवेश? निभागी प्रवेश। कहाँ से प्रवेश करिए? निभाग से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है तो निभागी प्रवेश। उदाहरण कैजुराइना और बिटूला। ठीक है। थर्ड है अध्यावरणीय प्रवेश। जब परागनलिका अध्यावरण से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है तो अध्यावरणीय प्रवेश कहलाती है। पहला बीजांड द्वार से होती हुई तो बीजांड द्वारी, नेक्स्ट निभाग से होती हुई तो निभागी, तीसरा अध्यावरण से होती हुई तो अध्यावरणी। निभागी तो किसमें? कैजुराइना और बिटूला में, और अध्यावरणी किस में होती है? कुकुरबिटा और पॉपुलस में। कुकुरबिटा और पॉपुलस के अंदर कहाँ से होती है? अध्यावरणी प्रवेश करती है। अध्यावरण के द्वारा ये बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार परागनलिका का बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश होता है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम निषेचन और भ्रूण के विकास के बारे में डिस्कस करेंगे।